आप देख रहे हैं लाख टके की बात। नमस्कार, मैं हूं अजय कुमार। सबसे पहले दिन भर की 10 बड़ी खबरें। फरार मौलाना साद पर और कसा शिकंजा। 82 विदेशी जमातियों के खिलाफ 15,500 पन्नों की चार्जशीट दाखिल। स्टेटस रिपोर्ट में साद के भड़काऊ भाषण का जिक्र। उद्धव सरकार पर संकट की खबरों के बीच राहुल गांधी का बड़ा बयान। सरकार को समर्थन देने और फैसले लेने में होता है फर्क, हालात पर है पूरी नजर। ओडिशा के राउरकेला में कंटेनमेंट जोन हटाने को लेकर बवाल। पुलिसकर्मी और मीडिया पर किया पथराव। राउरकेला में अब तक कोरोना के 37 मरीज। मुंबई में अस्पतालों की हालत बेहद खराब। केईएम अस्पताल में मॉर्चरी फुल होने के कारण गलियारे में रखे गए शव। एक कर्मचारी की मौत से भड़के स्टाफ ने किया प्रदर्शन। मुंबई से सटे वसई में प्रवासी मजदूरों की भारी भीड़। घर जाने के लिए तपती गर्मी में किया श्रमिक ट्रेन का इंतजार। सोशल डिस्टेंसिंग की भी उड़ी धज्जियां। दिल्ली से सटे नोएडा में मानवता हुई शर्मसार। इलाज नहीं मिलने से नवजात की मौत। इलाज के लिए अस्पतालों के चक्कर काटता रहा मजबूर पिता। दिल्ली में कोरोना के 24 घंटे में 412 नए केस आए सामने। अब तक करीब 14,500 कोरोना पॉजिटिव। 288 लोगों ने तोड़ा दम। राजनाथ सिंह ने सीडीएस और तीनों सेनाओं के प्रमुखों के साथ की मीटिंग। लद्दाख की स्थिति और चीन की हरकतों पर हुई चर्चा। आगे की रणनीति पर हुआ मंथन। राजस्थान के बाद टिड्डी दल का एमपी और यूपी में भी हमला। सैकड़ों एकड़ में फैली फसल को किया चट। प्रशासन ने जारी किया अलर्ट। दिल्ली समेत उत्तर भारत में भीषण गर्मी से हाल बेहाल। कई शहरों में पारा 47 डिग्री के पार। मौसम विभाग के मुताबिक फिलहाल गर्मी से नहीं मिलेगी राहत। लाख टके की बात की शुरुआत करते हैं पाकिस्तान से। वैसे तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान हैं, लेकिन क्रिकेटर शाहिद अफरीदी को अगर कोई भी व्यक्ति ये कह दे कि मान लीजिए शाहिद अफरीदी साहब कि आप पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं, तो फिर आप क्या करेंगे? और जनाब शाहिद अफरीदी उसके बाद वाकई में अपने आप को पाकिस्तान का प्रधानमंत्री ही मान लेते हैं। जवाब ऐसे देने लगते हैं जैसे कि वो खुद प्रधानमंत्री हो और पाकिस्तान के हालात को वो कैसे ठीक या शायद और ज्यादा बदतर करेंगे। ये बात हम नहीं कह रहे, ये बात पाकिस्तान की पूरी मीडिया कहने लगी है। पाकिस्तान में एक प्रधानमंत्री के रहते हुए दूसरे प्रधानमंत्री इन वेटिंग की बात देखकर हर कोई यही पूछने लगा है कि क्या पाकिस्तान की फौज एक नए प्रधानमंत्री को पाकिस्तान पर थोपने की तैयारी कर रही है। रशिया के प्रेसिडेंट की मिसाल दूं तो उसने सारी अपोजिशन पार्टियों को बिठा के उसने कहा हम आपस में सियासत बाद में करेंगे, पहले ये इतनी बड़ी बीमारी हमारे ऊपर मुसल्लत है, पहले इसका कोई हल निकालते हैं। तो लोग और लीडर्स ये होते हैं। पाकिस्तान में वजीर आजम की कुर्सी पर कोई और है, लेकिन बतौर पीएम किसी और से सवाल पूछे जा रहे हैं। कुछ इसी अंदाज में पाकिस्तान में पीएम का खेल चल रहा है। आज इमरान खान है, कल कौन जानता है शाहिद खान अफरीदी पाकिस्तान के पीएम बन जाए। रशिया के प्रेसिडेंट की मिसाल दूं तो उसने सारी अपोजिशन पार्टियों को बिठा के उसने कहा हम आपस में सियासत बाद में करेंगे, पहले ये इतनी बड़ी बीमारी हमारे ऊपर मुसल्लत है, पहले इसका कोई हल निकालते हैं। तो लोग और लीडर्स ये होते हैं। अभी से अफरीदी को पाकिस्तान के कुछ चैनल फ्यूचर पीएम के तौर पर पेश करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन क्या शाहिद खान अफरीदी पाकिस्तान के पीएम बनने के काबिल हैं? एंकर ने जो सवाल किया उसका अफरीदी ने कुछ इस अंदाज में जवाब दिया। वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खान अफरीदी मौजूदा जो सिचुएशन है इससे मुल्क को कैसे निकालता है? रशिया के प्रेसिडेंट की मिसाल दूं तो उसने सारी अपोजिशन पार्टियों को बिठा के उसने कहा हम आपस में सियासत बाद में करेंगे, पहले ये इतनी बड़ी बीमारी हमारे ऊपर मुसल्लत है, पहले इसका कोई हल निकालते हैं। तो लोग और लीडर्स ये होते हैं। क्रिकेट के मैदान में अफरीदी को सिक्सर या फिर डक पर आउट होने के लिए जाना जाता है। अफरीदी ने जो जवाब दिया है उससे साफ है कि दुनिया का उनका ज्ञान जीरो है। कोरोना संक्रमण के मामले में दुनिया में तीसरे नंबर पर है रूस, और अफरीदी कोरोना से निपटने के लिए रूस की मिसाल दे रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान का पीएम बनने के लिए करंट अफेयर्स, ज्योग्राफी और हिस्ट्री के बारे में जानकारी की जरूरत क्या है? इमरान खान तो पीएम रहते हुए ब्लंडर करते रहे हैं। उन्हें तो जर्मनी और जापान पड़ोसी मुल्क नजर आते हैं। On the border region of Germany and Japan, they had joint industries.
जब इतने सालों से सियासत करते करते इमरान खान नहीं सुधरे तो अभी तो अफरीदी सियासी खिलाड़ी बनने का सपना ही देख रहे हैं। उनकी तो 100 गलतियां भी माफ है। अगर आप पीएम होते तो क्या करते? ये सवाल अफरीदी को बहुत अच्छे लगते हैं। पहले भी उनसे ऐसे सवाल पूछे गए हैं और अफरीदी ने ऐसा जवाब दिया है मानो वो पाकिस्तान की कुर्सी पर बैठ चुके हैं। क्वेश्चन ये है कि अगर आपको 10 दिन के लिए वज़ीर-ए-आज़म बना दिया जाए तो सबसे पहले कौन सा इशू है जिसको सबसे पहले सॉर्ट आउट करेंगे? बेरोजगारी सबसे बड़ा मसला इस मुल्क का और एजुकेशन, ये तो बहुत बड़े मसले हैं। अगर इमरान क्रिकेट टीम के कैप्टन से पाकिस्तान के पीएम का सफर तय कर सकते हैं तो शाहिद अफरीदी में क्या खराबी है? अरे भाई, आवाम के दिल में जगह थोड़ी जो बनानी है, इलेक्शन की जगह सिलेक्शन ही तो होना है। जब फौज इमरान को सिलेक्ट कर सकती है तो अफरीदी को क्यों नहीं? टीम न्यूज़ नेशन। जिन जिन लोगों ने पाकिस्तान में लोकतंत्र का ढिंढोरा पीटने की कोशिश की, उन्हें पाकिस्तान की फौज ने उनकी जगह दिखा दी। पाकिस्तान में लोकतांत्रिक तरीके से सरकार चुनी नहीं जाती। फौज तय करती है कि किसे सरकार बनाना है और किसे सत्ता पर आगे बिठाना है। इसीलिए पाकिस्तान में कोई भी प्रधानमंत्री खुद देश की बागडोर नहीं संभाल सका। पाकिस्तान की सेना के टट्टू के तौर पर तो जरूर यह काम हो पाया, और यही आज भी है, यही शायद कल भी होता रहेगा। पाकिस्तान में अगर किसी ने पाकिस्तान की सेना के खिलाफ कुछ भी करने की कोशिश की तो फांसी या विमान हादसे की मौत के अलावा कुछ नहीं मिला। बस कुछ आज जो हमारे ऊपर गधे घोड़े बैठे हैं वो अगर इंसान के बच्चे बन जाएं तो हमें इस तरह हमें इस तरह मांगने की जरूरत नहीं पड़ी। बस हमारे ऊपर सरों के ऊपर कुछ ऐसे लोग अल्लाह ने मुसल्लत कर दिए, हमारी अपनी वजह से है, उनकी भी गलती नहीं। कौन है वो गधे घोड़े जिसे शाहिद अफरीदी पाकिस्तान की कंगाली के लिए जिम्मेदार ठहरा रहे हैं? जो ओहदे पर बैठा हो वही तो मुल्क की बदहाली का जिम्मेदार होगा। तो क्या गधे घोड़े वजीर आजमों की वजह से पाकिस्तान की बदहाली है? जब ऐसे तैसे लोग मुल्क के पीएम बन सकते हैं तो मैं क्यों नहीं? शायद शाहिद अफरीदी के दिमाग में यही चल रहा है। शाहिद अफरीदी की अंगड़ाई लेती हसरतों की वजह एक ही, अफरीदी के साथ दुनिया जानती है कि पाकिस्तान में अगर पीएम बनना है तो सेना को सलाम करना होगा। जब इमरान खान ने अपने सियासी करियर की शुरुआत की थी तो उन्होंने पाकिस्तान के कबायली इलाकों और बलूचिस्तान में सेना की बर्बरता के मुद्दे को उठाने की कोशिश की, लेकिन जल्द ही उन्हें हकीकत का अंदाजा हो गया। हकीकत ये कि अगर प्रधानमंत्री बनना है तो सेना की शरण में जाना होगा। सेना की मदद से इमरान पीएम के पद पर काबिज हुए और उन्हीं के रहमो करम पर हैं। दशकों से पाकिस्तान के पीएम सेना की कठपुतली रहे हैं। जिसने भी नजर तरेरने की कोशिश की उनका अंजाम बुरा हुआ है। 70 के दौर में पाकिस्तानी पीएम जुल्फिकार अली भुट्टो को तो फौजी तानाशाह ने फांसी के फंदे पर लटका दिया था। नवाज शरीफ सेना की वजह से पीएम बने थे। नवाज ने जब तत्कालीन आर्मी चीफ परवेज मुशर्रफ से पंगा लेने की कोशिश की तो उन्हें देश निकाला दे दिया गया था। पाकिस्तान के पूर्व पीएम बेनजीर भुट्टो की हत्या मामले में दबी जुबान से सेना को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की गई। पाकिस्तान की सियासत का हाल ये कि यहाँ कोई भी सत्ता के शिखर तक पहुंच सकता है, बस फौज की मेहरबानी चाहिए। कभी मिस्टर 10% के नाम से जाने जाते थे बेनजीर के शौहर आसिफ अली जरदारी, लेकिन उन्होंने पाकिस्तान के राष्ट्रपति का पदभार संभाला। बस सेना के शरण में चले जाइए और अपना राष्ट्रवाद साबित करने के लिए हिंदुस्तान के खिलाफ बयान दीजिए। यही क्वालिफिकेशन रहा है पाकिस्तान के सियासतदानों का। शाहिद अफरीदी भी आजकल यही कर रहे हैं। कश्मीर पर भड़काऊ बयानबाजी देकर अपनी उम्मीदवारी पेश कर रहे हैं। इससे बड़ी बीमारी जो है वो दिमाग में है। पश्तून समुदाय से आते हैं शाहिद अफरीदी, लेकिन पश्तूनों पर हो रहे जुर्म की बात नहीं करेंगे अफरीदी। राष्ट्रवाद साबित करने के लिए वे हिंदुस्तान के खिलाफ झूठे आरोप लगाएंगे, क्योंकि अफरीदी को मालूम है कि इसी के जरिए वे अपनी सियासी हसरतों को पूरा कर सकते हैं। टीम न्यूज़ नेशन। एक जबरदस्त वीडियो आपको दिखाते हैं। क्या आप सपने में सोच सकते हैं कि कोई भी व्यक्ति या कोई भी महिला एक कोबरा सांप को उसके पूंछ से पकड़कर कुछ इस तरीके से सड़क पर घसीट सकती है जैसे कि उसके हाथ में रस्सी का एक टुकड़ा हो, और उसके बाद उसे एक गंदे रस्सी के टुकड़े के तौर पर उठाकर फेंक दे? विश्वास नहीं हो रहा है ना? ये वीडियो देखिए। किंग कोबरा को पानी पिलाता और नहलाता शख्स,
ये वीडियो हैरान करने वाला है क्योंकि किंग कोबरा दुनिया के कुछ सबसे जहरीले सांपों में से एक है। ट्विटर पर इस वीडियो को लोग खूब शेयर कर रहे हैं। वीडियो में एक शख्स किंग कोबरा को बाल्टी के पानी से नहलाते हुए दिखाई दे रहा है। इस दौरान वो शख्स कोबरा पर हाथ भी फेरता है और फिर उस पर पानी डालता है, लेकिन कोबरा इस सारी कवायद के बावजूद अटैकिंग मूड में नजर नहीं आता। इस वीडियो को लेकर दावा किया जा रहा है कि कोबरा को नहलाने वाले शख्स केरल के मशहूर स्नेक एक्सपर्ट वावा सुरेश हैं। अब देखिए खतरनाक कोबरा को खदेड़ने वाली दादी का वायरल हो रहा है ये वीडियो। ये बुजुर्ग महिला कोबरा को पूंछ पकड़कर घसीट रही है। कोबरा को खदेड़ने के दादी के हौसले से सब हैरान हैं। वीडियो सोशल मीडिया पर खूब शेयर किया जा रहा है। 27 सेकंड के इस वीडियो के आखिर में साफ देखा जा सकता है कि गुस्साई दादी घर से गांव के बाहर तक कोबरा को घसीटते हुए लेकर गई और फेंक कर वापस घर चली गई। बुजुर्ग और कोबरा के इस वीडियो को देखकर ऐसा लग रहा है कि मानो किसी बच्चे को उसकी मर्जी के बगैर जबरदस्ती खींच कर ले जाया जा रहा हो। यह हैरान कर देने वाला वीडियो ओडिशा का बताया जा रहा है। टीम न्यूज़ नेशन। और आइए आपको दिखाते हैं उड़ीसा के राउरकेला में किस तरह से 40 दिनों के लॉकडाउन से उपज या यूं कहीं कि परेशान हुए लोगों ने अब जनता ने आक्रामक रुख सामने रख दिया है। सरकार से मांग की जा रही है कि लॉकडाउन को जल्द से जल्द खत्म किया जाए, जनजीवन को स्थापित किया जाए, अन्यथा कैसे चलेगा जीवन। आगजनी, हंगामा, पुलिस पर पथराव और बेकाबू होती भीड़। तस्वीरें ओडिशा के राउरकेला की हैं। यहां कंटेनमेंट जोन को लेकर लोगों की भीड़ पुलिस से भिड़ गई। पुलिस पर पत्थर बरसाए और आगजनी की। कंटेनमेंट जोन बनाने पर भेदभाव का आरोप लगाते हुए एक खास समुदाय के लोगों का पुलिस से टकराव हो गया। हालात इतने बेकाबू हो गए कि पुलिस को आंसू गैस के गोले दागने पड़े और लाठीचार्ज करना पड़ा। पथराव में दर्जन भर से ज्यादा पुलिस वाले और मीडियाकर्मी जख्मी हुए हैं। बताया जा रहा है कि राउरकेला में सबसे ज्यादा कोरोना पॉजिटिव इसी इलाके में मिले हैं। 37 कोरोना पॉजिटिव केस मिलने के बाद प्रशासन ने मेहताब रोड से लेकर आनंद भवन तक के इलाके को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया। इस इलाके की पूरी तरह से बैरिकेडिंग कर दी गई थी। सोमवार रात बफर जोन को हटाने के साथ प्रशासन ने कंटेनमेंट जोन में शामिल मेन रोड के कुछ हिस्सों को शर्तों के साथ खोल दिया था। मंगल भवन से जनता निवास तक और मधुसूदन मार्ग से आनंद भवन लेन तक के बफर जोन पर से बैन हटा दिए गए थे, लेकिन आनंद भवन से मेहताब रोड के 7 इलाकों को रेड जोन में ही बनाए रखा गया। इसके खिलाफ इलाके के लोगों का गुस्सा भड़क उठा। स्थानीय लोगों की भीड़ प्रशासन पर भेदभाव का आरोप लगाते हुए सड़कों पर उतर आई। लॉकडाउन, सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क पहनने के सारे नियम कायदे भूलकर भीड़ ने हंगामा शुरू कर दिया। लोगों ने टायर जलाकर सड़क जाम कर दिया। भीड़ को काबू करने के लिए पुलिस ने टीयर गैस फायर किया और लाठीचार्ज किया। पूरे इलाके में बड़े पैमाने पर पुलिस फोर्स की तैनाती कर दी गई है। टीम न्यूज़ नेशन। डॉक्टर्स और नर्स अपनी जान पर खेलकर कोरोना के संक्रमण काल में लोगों की जान बचा रहे हैं, लेकिन जब इन्हीं कोरोना वॉरियर्स को हम एक तरह से मरने के लिए छोड़ दें तो उसे आप क्या कहेंगे? पीपीई सूट बहुत आवश्यक है ताकि हमारे डॉक्टर्स और नर्स बिल्कुल सुरक्षित रहें। जब वो लोगों का इलाज करें तो उन्हें कोई इन्फेक्शन ना हो, लेकिन घटिया तरह के पीपीई सूट की वजह से भोपाल के ऑन ड्यूटी डॉक्टर्स बेहोश हो रहे हैं लोगों का इलाज करते करते। इससे ज्यादा दुर्दशा और दुर्गत और क्या हो सकती है? गश खाकर गिरी नर्स और दूसरे मेडिकल स्टाफ, पसीने से तरबतर, बेहाल और बदहवास। ये हैं हमीदिया अस्पताल के स्वास्थ्य कर्मी। ये वो कोरोना कर्मवीर हैं जो अपनी जान की फिक्र किए बगैर पूरे लगन से संक्रमित मरीजों के इलाज में जुटे हैं। लेकिन 46 डिग्री तापमान में प्लास्टिक चढ़ाई गई घटिया पीपीई किट ऐसे चैम्बर में तब्दील हो जा रही है जिसकी तपिश मेडिकल स्टाफ बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं।
और कोई गश खाकर गिर रहा है तो किसी को चक्कर आ रहे हैं। हमीदिया अस्पताल में पीपीई किट पहनकर मरीजों की देखभाल में लगे डॉक्टर, स्टाफ नर्स समेत वार्ड में ड्यूटी करने वाले आधा दर्जन से ज्यादा कर्मचारी गश खाकर गिर पड़े। अचानक स्टाफ के लोगों की इतनी बड़ी संख्या में बेहोश होने से अस्पताल में हड़कंप मच गया। डॉक्टर्स के मुताबिक पीपीई किट में चढ़ाई गई पॉलिथीन की वजह से स्टाफ बीमार पड़ रहे हैं। राजधानी भोपाल के बड़े अस्पताल में घटिया पीपीई किट सप्लाई को विपक्ष ने मुद्दा बना लिया है। टारगेट पर है शिवराज सरकार। हमीदिया अस्पताल प्रबंधन द्वारा निरंतर खराब सामग्री खरीदने की शिकायतें आ रही थी। आज उसका देखिए उदाहरण मिला कि इतने सारे कर्मचारियों की तबीयत खराब हो गई। हम शासन से मांग करते हैं इस तरीके की घटिया सामग्री की खरीदी पर रोक लगे। घटिया पीपीई किट का मामला संवेदनशील है क्योंकि देश भर में लगभग 1200 स्वास्थ्यकर्मी कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। वहीं मध्य प्रदेश में अब तक 6 से ज्यादा मेडिकल स्टाफ की मौत हो चुकी है। विपक्ष के आरोपों से बैकफुट पर आई शिवराज सरकार अब दोषियों पर सख्त कार्रवाई का दावा कर रही है। लापरवाह अधिकारी हैं, दोषी व्यक्ति हैं, उनको दंडित भी किया जाए, नाव की पुनरावृत्ति न हो, इसकी चिंता सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ कर रही है। खराब क्वालिटी के पीपीई किट स्वास्थ्य कर्मियों के लिए पहले से ही टेंशन की वजह बने हुए थे। अब एकाएक तापमान में इजाफे से पीपीई किट चैम्बर बनते जा रहे हैं। ऐसे में घटिया पीपीई किट कितने खतरनाक हो सकते हैं, किस मुसीबत की वजह बन सकते हैं, इसकी झलक हमीदिया अस्पताल में दिखने लगी है। टीम न्यूज़ नेशन। कोरोना के संक्रमण काल ने एक बात स्पष्ट कर दी है कि हमारे देश का पूरा सिस्टम ध्वस्त हो चुका है, चरमरा चुका है। कुछ भी ठीक नहीं चल रहा, चारों तरफ कंफ्यूजन है, किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करना चाहिए। दिल्ली के आसपास के राज्य खुद निर्धारित करते हैं कि वो अपनी बॉर्डर सील करेंगे या सील नहीं करेंगे। लोग आ जा सकते हैं या रोकना है। आप अगर ऑफिस पहुंच गए तो शायद घर नहीं पहुंचेंगे। ट्रेन में अगर आप चढ़ गए तो पता नहीं आप अपने गंतव्य स्थान पर 20 घंटे में पहुंचेंगे या 90 घंटे में पहुंचेंगे। कौन से रास्ते पर ट्रेन चली जाएगी रेलवे विभाग को भी मालूम नहीं है, रेल मंत्री को भी मालूम नहीं होता। इसके साथ साथ मजदूरों को ट्रेन तक पहुंचाने की जिम्मेदारी किसकी है, मजदूर कहां से कैसे पहुंचे, किसकी टेस्टिंग होनी है, किसकी नहीं होनी है। जनाब, ऐसे देश चलता है क्या? कौन कर रहा है ये सब कुछ? किसकी जिम्मेदारी है ये? कोई तो आगे बढ़े और बताए कि हां हमारी वजह से गलतियां हो रही हैं। हर तरफ कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है और सॉल्यूशन का पता नहीं। और दूसरी तरफ सरकारें कह रही हैं ऑल इज वेल। उर्दू का सफर यानी यात्रा अब अंग्रेजी के सफर यानी तकलीफ में बदलता जा रहा है। मजदूर पैदल चल रहे थे, कई दिनों बाद जैसे तैसे घर पहुंच रहे थे। रेलवे ट्रैक पर मजदूरों की जान जा रही थी। सड़कों पर मजदूर हादसों का शिकार हो रहे थे, जिसे देखकर सरकारों ने स्पेशल श्रमिक ट्रेन चलाने का फैसला किया। लेकिन द ग्रेट कंफ्यूजन ऐसा है कि मुंबई से निकली ट्रेन गोरखपुर की जगह उड़ीसा के राउरकेला पहुंच गए। गुजरात के सूरत से 16 मई को सीवान के लिए निकली 2 ट्रेनें उड़ीसा के राउरकेला और बेंगलुरु पहुंच गए। ट्रेनों को 18 मई को बिहार के सीवान पहुंचना था, लेकिन ट्रेन 9 दिन बाद अपने डेस्टिनेशन पर पहुंची। ये तस्वीरें अपने आप में बहुत कुछ कह रही हैं। कोरोना महामारी के खौफ और कहर का असर यह है कि लोग बस घर पहुंच जाना चाहते हैं, लेकिन चढ़ती गर्मी के साथ एक सबसे बड़ी समस्या है खाना और पानी। पूरी तैयारी का दावा करने वाली सरकारें और प्रशासन मजदूरों को 3 वक्त का खाना तक मुहैया करा पाने में नाकाम साबित हो रही है। ट्रेन तो ट्रेन, प्लेन यात्रा को लेकर भी देश में ग्रेट कंफ्यूजन के हालात हैं। 25 मई से देश में हवाई यात्रा शुरू हुई, लेकिन पहले ही दिन पूरे देश में 630 उड़ानों को रद्द करना पड़ा और बेतहाशा गर्मी में जनता परेशान होती रही। केंद्र सरकार के फैसले पर कई राज्यों की आपत्ति से हालात ऐसे बने, लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि राज्य सरकार की आपत्तियां बहुत देर से सामने आई। दिल्ली एनसीआर के बॉर्डर पर मचे घमासान की ये तस्वीरें कह रही हैं कि कोरोना काल में भी द ग्रेट पॉलिटिकल ड्रामा जारी है। दिल्ली में दुकानें खोल दी गईं, यूपी में दुकानें और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स खुल रहे हैं, लेकिन बॉर्डर से आवाजाही को लेकर सरकारें और प्रशासन कंफ्यूजन में फंसे हैं। कोरोना को थामने के लिए दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद से लोगों को आने जाने से रोका जा रहा है, लेकिन एनसीआर के लोगों के लिए ये इतना आसान नहीं है।
देश में कोरोना के आंकड़े तेजी से बढ़ रहे हैं। मुंबई, दिल्ली समेत देश के कई शहरों का हाल बहुत बेहाल है, लेकिन स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से अचानक रोजाना होने वाले मेडिकल बुलेटिन को बंद कर दिया गया और इस फैसले ने कई सवाल खड़े कर दिए। देश में जांच का स्तर दूसरे देशों के मुकाबले काफी कम है, लेकिन उसके बावजूद मामले लगातार सामने आ रहे हैं और सरकारें आंकड़ों के खुलासों को लेकर ग्रेट कंफ्यूजन में नजर आ रही हैं। टीम न्यूज़ नेशन।